हिंदी की बिंदी चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं अज्ञेय जी के द्वारा लिखी गई कहानी गैंग्रीन यानी कि रोज कहानी के बारे में। तो इसके जो पात्र परिचय और इस कहानी का वर्ण विषय इसके ऊपर मैं आपको शॉर्ट्स बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज इसकी पूरी कहानी हम जानने वाले हैं। तो इसमें जो कहानी की जो मुख्य पात्र है वो एक मालती नाम की स्त्री है, जिसके विवाह के बाद का जो उसका जीवन जो है वो यांत्रिक हो जाता है, एक मशीनीकरण के हिसाब से उसका जीवन हो जाता है। इसी का चित्रण जो है इस कहानी में देखने को मिलता है कि जो शादी से पहले एक बहुत ही हंसने कूदने वाली लड़की थी, वो एक जो है उबाऊ जीवन व्यतीत कर रही है। इसी का वर्णन है इस कहानी में हमें मिलता है, उसकी रोजमर्रा की जो दिनचर्या का चित्रण है। तो इस कहानी का जो नाम है वो पहले जो अज्ञेय जी का जो विप्थगा का जो संकलन है, विप्थगा कहानी संकलन है, उसमें सबसे पहले ये जो है रोज नाम से ये कहानी छपी थी इसके प्रथम संस्करण में। कहानी जो है सन 1990 ईस्वी में नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली में ये कहानी जो है वो गैंग्रीन नाम से छपी थी। इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, दूसरा मुख्य पात्र जो मालती का पति है महेश्वर, वो गैंग्रीन के रोगियों का इलाज करता है। तो हो सकता है इस कारण कहानी का नाम जो है वो गैंग्रीन बदल के रख दिया होगा। इस कहानी का जो नाम है वो रोज ही बहुत अधिक सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। तो चलिए हम इस कहानी की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि मालती के जो बचपन का दोस्त है, उसके दूर का रिश्तेदार है, यानी जो लेखक है वो उसे मिलने आता है। तो इसी का विवरण है। ये कहानी जो है वो मैं शैली में लिखी गई है। तो ये कहानी मैं शैली में लिखी गई है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हो सकता है परीक्षा में आ जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। जब लेखक उसके घर में आया, जो वो अतिथि था, तो उसके घर में आते ही उसको एक अजीब सा माहौल, एक अजीब सा वातावरण उसको वहाँ प्रतीत हुआ। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर, पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक सी मीठे विस्मय से जाग सी और फिर पूर्ववत हो गई। यानी कि वो लेखक को देखे थोड़ी तो उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान आई और फिर वो पहले जैसी उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं हैं? अभी आए नहीं, दफ्तर में हैं, थोड़ी देर में आएंगे, कोई 1:30 बजे आया करते हैं। कब से गए हुए हैं? सवेरे उठते ही चले जाते हैं। तो यहाँ पे मालती के पति के लिए वो जो अतिथि है वो पूछ रहा है। मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा, आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पर वह नहीं मानी, बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं? इतनी धूप में आए हो यहाँ तो। मैंने कहा, अच्छा लाओ, मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटनों पर हाथ टेक कर एक थकी हुई करके उठी और भीतर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है? यह कैसी छाया सी इस घर पर छाई हुई है? मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है।
किंतु मुझे उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। हम बचपन से इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े और पिटे पिटे हंक, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई थी, और हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं घिरा। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी। अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और याद आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी सोचा नहीं था, किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतया मालती पर। तो मालती में उसे एक बहुत बड़ा परिवर्तन लगा जब वह उससे मिला था 4 साल पहले, जो उसके बचपन में उसके साथ वो खेलता रहता था उसमें, और आज जिस मालती से मिला है उसमें उसे बहुत ही ज़्यादा फर्क मिला। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टिट्टी कहते हैं। मैंने उसे बुलाया, टिट्टी टिट्टी आजा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआंसा होकर कहने लगा, ऊ। मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी। काफी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ। चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव उसको देखने को मिला। जब वह उसके घर में आया तो मालती ने उसे कोई प्रश्न नहीं किया कि वह कैसा है, किस लिए आया है, कुछ भी नहीं उसे पूछा। तो क्या ये 2 साल में वह इतना ज़्यादा बदल गई है, यही लेखक अपने मन में सोच रहा था। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। उसने एकाएक चौंक कर कहा, यह हूँ प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। तो वह मालती जो है वो उसके ओर देख रही थी, लेकिन जैसे ही लेखक की नज़र उस पर पड़ी तो उसने अपनी नज़रें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने को, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने को, कभी किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की और चेष्टा में सफल ना हो रहा हो। वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में ना लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है, चिर विस्मृति से मानो मर गया है। उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता।
मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोंक डाल दिया हो। तो मालती के अंदर उसको इतना बड़ा परिवर्तन लगा। वह उसे उतारकर फेंकना चाहे पर उतर ना पाए। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने गई। तो उसे पहली बार किवाड़ की गेट की आवाज़ भी नहीं आई, परंतु जब दूसरी बार खटखटाए तब उसका ध्यान उस ओर गया और वो बच्चे को अलग करके वो दरवाज़ा खोलने गई। वे यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करके आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे। उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं, एक तरह का स्वरक्षात्मक कवच बनकर। तो दोनों ने आपसी में, एक मालती के पति और जो ये लेखक है, दोनों के बीच बहुत सारी बातें हुई कि ये जगह कैसी है, क्या वो ड्यूटी करते हैं, ऐसी तो जो तमाम जानकारी जैसे हम किसी से पहले मुलाकात में पूछते हैं, इस प्रकार का उनसे क्वेश्चन की दोनों ने एक दूसरे से पूछा, बातचीत की। मालती के पति का नाम महेश्वर है। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उसकी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। तो वो डॉक्टर है तो उनको रहने के लिए ये क्वार्टर मिला हुआ है। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ के छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने। उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। वह स्वयं उकताए हुए हैं और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। तो उनका काम भी बस वही रोज़मर्रा की जो उनकी ज़िंदगी है, तो वो भी उसी प्रकार से नित्य चलता आ रहा है। वही जाना, डिस्पेंसरी जाना, वहाँ पे दवाइयाँ देना, वही नुस्खे, वही हिदायतें, वही पेशेंट्स। तो उनका भी रोज़मर्रा का वही जीवन है। इस कारण वो भी थोड़े सुस्त से ही हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी रहेगी। महेश्वर खाना खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मज़ा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खाना खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है। भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज़ ही ऐसा होता है। तो मालती को कुछ भी नया सही नहीं लगता। उसको लगता है कि रोज़ ही उसके साथ ये सब चलता रहता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती को बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा रो ले। रोटी लेने आंगन की ओर चली गई तो उसे बच्चे के रोने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। उसे चुप नहीं कराया। उसने कहा कि रोज़ ही ऐसा होता है, रोज़ ही उसका बच्चा ऐसे चिड़चिड़ा सा हो गया, ऐसे रोता रहता है। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी ही देर में वह चले गए।
मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टिट्टी से खेलता हूँ। वह बोली, खा लूंगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टिट्टी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर, शायद अस्पताल में ही, 3 खड़के। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए। मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हुआ हो। यानी कि वो अपनी दिनचर्या से ऐसी बोर हुई थी कि समय काटना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वो बार बार घड़ी देख के ही ये कहती थी कि इतने बज गए, यानी कितना कि दिन उसका बीत गया। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो? फिर मालती ने कहा, बहुत था। हाँ, बहुत था। भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, वहां बचा कुछ होगा नहीं। यूं ही रोब तो न जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं, जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बढ़ती जा रही हूँ। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 2-1 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो? और कौन, कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मजेंगे। चलो, तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई। कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब तो इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक हुई, यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने कह एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया। उसने मेरे आने का कारण तो पूछा नहीं और बोली, यहाँ आए कैसे? मैंने कहा ही तो। अच्छा, अब याद आया, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने? तो 1-2 दिन तो रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा, जरूरी जाना है। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ही ध्यान आया, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या की जाए? मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे यह घर, जैसे मालती। तो सब कुछ जो है वहाँ निर्जीव सा महसूस हो रहा था। कुछ भी मतलब एक हंसी का माहौल नहीं, बिल्कुल शांत शांत सा, एक खिन्न सा। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। यहाँ, कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। वह हंसी कह रही थी, यहाँ पढ़ने को क्या? मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो? लारी में? पैदल? इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही आए हो? नहीं, कूली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले ही चलूं। अच्छा किया, यहाँ तो बस। कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तब तुम थके होगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका। रहने भी दो, थके नहीं, भला थके हैं।
और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई टिट्टी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खनखन ध्वनि मिलकर एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढील पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा तो लेखक को जो है आंख लगने लगी। एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूट गई। मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे। इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वह 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार और उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही है, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय गिनने के में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता है। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्राम स्वर में कहता है, किससे कि मैंने अपने अमिट शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया। ना जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तो अचानक से घंटी बजी तो अचानक से जो घड़ी की घंटी बजी तो उससे लेखक की हल्की सी आंख खुली। तो उसने फिर सुना मालती का वही स्वर, इस बारी और थकी सी मुद्रा में फिर आवाज आई कि 4 बज गए। तो मालती जो है उसका फिर वही यंत्रवत जो समय बीतता था, जिसमें उसने फिर समय देख के कहा कि 4 बज गए। इतना सोचते सोचते लेखक की आंख लग गई। जो उसका रिश्तेदार था, दूर का रिश्तेदार भाई, उसकी आंख लग गई। तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कूली। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की? उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भेज दिया है। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। बोले, हाँ, मिल ही जाते हैं। यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है, नीचे बड़े अस्पताल में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी। अब वह आ गई और बोली, हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है? कांटा चुभा था, इसी पर टांग काटनी पड़ी। यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की टांग, किसी की बाह काट आते हैं। इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। महेश्वर हंसे, बोले, ना काटे तो उसकी जान गंवाए। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। आज तक तो सुना ही नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर। सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है। मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं आता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। तभी आंगन में खुले नल ने कहा, टिप 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 टिप। मालती ने कहा, पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना बर्तन धोए जाने लगे हैं। टिटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़ मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती है। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए?
अब की नीचे जाएंगी तो चारपाइयाँ ले आएंगे। फिर कुछ रुक कर बोले, अच्छा तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। टिट्टी अब तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा मैं मदद करता हूँ और दूसरी तरफ और से पलंग उठाकर निकलवा दिया। अब हम तीनों, महेश्वर, टिट्टी और मैं, पलंग पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टिट्टी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था और फिर एकदम चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे, यानी बच्चा जो है बीच बीच में कभी रो जाता था और कभी चुप हो जाता था, या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक ओर रसोई छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। कहाँ हैं? अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसको पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी थी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया तो लेखक को एक पुरानी बात याद आई। बहुत दिनों की बात थी, जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए ही थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा विजय थी हाजिर हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पे चढ़कर कच्ची आमियां तोड़ तोड़ कर खाना। मुझे याद आया, कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती तब मैं भी खिन्न मन से लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़े उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़कर फेंक देती, अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उसने उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुप खड़ी रही। पिता ने फिर पूछा तो उदास स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। तो मालती जो है इतनी तेज तर्रार थी और वो जो है उसका जीवन जो है विवाह के बाद इस प्रकार से एक यांत्रिक और उबाऊ हो गया है। उसके बाद वह बहुत पिटी, पर वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्दत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या? यह तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टिट्टी की कर्तव्य भावना बहुत ही विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर बढ़कर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे से कोई छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी और हम दोनों चुपचाप रात्रि और भोजन की, एक दूसरे के कुछ कहने की और न जाने किन के न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे और टिट्टी भी सो गया था। मालती पलंग के एक और मोम जामा बिछाकर उसे उस पर लिटा गई थी, यानी बच्चे को, टिट्टी को वहां सुला गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया, पर तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा,
आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। किंतु उनके स्वर ने मानो जोर दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया, वह ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर के दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है, अत्यंत शीलता और स्निग्धता से झलक रही है, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई आ रही हो, झड़ रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, गर्मी से सूखकर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, और शांतिमय किंतु उद्वेगमय नहीं। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी है। पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने। महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती है। और मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं, धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा से मैंने टिटी की ओर देखा। वह एकाएक मानो किसी शैशवोचित वामता से उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपटकर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई बेचारे के। यह सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु का मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसकी चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। यानी कि उसे बच्चे का गिरना भी कोई आश्चर्य नहीं हुआ, जबकि एक बच्चे के गिरने से जो माँ का हृदय होता है वो तड़प उठता है। लेकिन मालती को इसमें कुछ नया लगा ही नहीं। उसने कहा कि ये रोज ही गिरता है। उसका जीवन जो है वह इतना नीरस और उबाऊ हो चुका है कि उसे इस बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन ने, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा। मेरे मन ने भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि ये वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उसके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गया है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघ रहे थे। टिटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपटकर चुप हो गया। यद्यपि कभी एकाध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी,
मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को? तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोलों की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मूक हो जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए। यानी कि वो जो है समय जो है वो एक एक उसके लिए जो समय काटना वो बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। वो घड़ी घड़ी वो समय देखती रहती है कि इतना वक्त बीत गया। तो वो अपना दिन जो है वो बिल्कुल उबाऊ तरीके से बिता रही है। एक एक क्षण उसके लिए बिताना मुश्किल होता है। उसका जीवन जो है इतना यांत्रिक बन चुका है। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इसी प्रकार से नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।